संरक्षण पर बन गया, SC/ST एक्ट पर बन गया और 2 बूंद पर बन गया। यानी कि NDPS 2 बूंद पर बन गया। 2 बूंद समझ रहना ना, आज मैं बता दिया हाँ भाई, जो ना समझ जो बता दे, हो सकता है नया ना आया हो और आपका न समझ में आ रहा हो, बताइए भाई। 2 बूंद का मतलब कि वही नशा लेना, जो आपका रिया चक्रवर्ती 2 बूंद लीजिए और 10 घंटा फिल्मों में क्या करिए, डांस करिए, हाफ कट पहन कर, वही 2 बूंद। अब तो आ गया था, अब आ गया ये भाई। भाई बोल दीजिए उसमें भाई, शर्माइए ना, शर्माएंगे तो जीवन भर पूछने में शर्म आते रहेंगे। ना समझ में आए तो आप बता दीजिए, उसको 2 लाइन बताया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आपका स्पेशल ला ये सब है, जैसे भ्रष्टाचार हुआ, आपका SC/ST एक्ट हो गया, आपका पर्यावरण हो गया, आयुध अधिनियम हो गया, जुनाई जस्टिस एक्ट हो गया, पासपोर्ट एक्ट हो गया, ये तमाम ऐसे कानून हैं स्पेशल सब्जेक्ट पर बने हैं, तो ये स्पेशल। इसके बाद आता है सेक्शन 42 में लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब स्थानीय विधि। अब पूछ सकता है ये भी कि स्थानीय विधि का मतलब क्या हुआ? तो स्थानीय विधि का मतलब हुआ कि जो कानून पूरे भारत में लागू न हो, बल्कि भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू। जैसे कि केवल प्रयागराज के लिए कानून बन गया, वो भी लोकल। केवल यूपी के लिए बन गया, वो भी लोकल। केवल बिहार के लिए शराबबंदी कानून नीतीश ने बना दिया, वो भी क्या माना जाएगा? लोकल। विशेष लाभ भी है, क्यों? क्योंकि शराबबंदी पर बना, विशेष मैटर। ये संभव है कि एक ही कानून स्पेशल लाभ भी हो और क्या हो? लोकल। और मैंने ये संभव है। तो फिर एक बार याद रखिए, धारा 41 में किसको डिफाइन किया गया है? स्पेशल लॉ, और 42 में लोकल। अब आपका क्वेश्चन बनता है 43 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। 43 से जो क्वेश्चन बनता है, आपका जो लोग नहीं पढ़े रहते अंदर तक, वे लोग गलत करके ही आते। देखिए 43 जब भी पढ़िए, 43 जब भी पढ़िएगा, मैं बता दूं, आप कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 पढ़िएगा। उसको लिख लीजिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 यानी कि 23 पढ़िएगा। और IPC की धारा 141 एक बार पढ़िएगा। 141 141। पहले तीनों में अंतर जानिए भाई। देखिए आपका तीनों शब्द अलग अलग मैं बताऊंगा। 141 तीनों का अलग अलग शब्द में पिछली बार में फंसा दिया। आपका IPC की धारा 43 में इलीगल या अवैध शब्द को स्पष्ट किया गया। शब्द अलग अलग बना लीजिए। अवैध, जबकि कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 में है अवैध भी, लेकिन कानूनी तौर पे उसे कहा जाता है विधि विरुद्ध, अनलॉफुल, विधि विरुद्ध, या दूसरी भाषा में लिख लीजिए विधि विरुद्ध को, जो लीगल भाषा है, विधि पूर्ण न हो। यही शब्द इस बार यूपीजे में आया था। देखिए कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 पूछा था और अवैध दे दिया था एक ऑप्शन विधि विरुद्ध दे दिया था और 2 ऑप्शन दिया था। तो अगर टेक्निकल क्वेश्चन बेयर एक्ट से आए तो फिर एक बार बता दिया जाए, जो शब्द बेयर एक्ट में यूज हुआ है वही शब्द पहला खोजिए। अगर विधि विरुद्ध हुआ तो विधि विरुद्ध देखिएगा,
अगर विद पूर्ण न हो तो क्या देखेंगे? पहला शब्द हम ऑप्शन में विद पूर्ण न हो। अवैध अगर BRS में लिखा है तो आप देखेंगे वहां भी क्या अवैध। और अगर विद विरुद्ध असेंबली लिखा हो यानी कि विद विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली तो IPC में लिखेगा। IPC की धारा 141 IPC की धारा 147 तीनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही मैंने हल्का फुल्का मिलता है, नहीं कि एक में मिला दीजिएगा। तीनों शब्द आए इसलिए लिखवाए जा रहे हैं। IPC की धारा 141 में अनलॉफुल असेंबली या विद विरुद्ध जमाव या अवैध सभा, विद विरुद्ध जमाव या इसको अवैध सभा। अब देखिए आपका यही ऑप्शन बना दिया है, दे दे IPC की धारा 141 में विद विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, अवैध सभा को परिभाषित किया गया है और दोनों में एक चुनना है। अब देखिए हालत खराब हो जाएगी। तो जो बेयर एक्ट में शब्द है उसी को पहली वरीयता देना। तो क्या लिखा गया? अवैध सभा की विद विरुद्ध जमाव। तो आप विद विरुद्ध जमाव देखिएगा, अगर विद विरुद्ध जमाव न रहे तब हम क्या मारेंगे ऑप्शन में? अवैध। लेकिन ये कब? जब वो ऑप्शन न रहे। एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छा जो IAS आपका प्री में भी पूछा गया था, इंटरव्यू में वही पूछा गया था। अनुच्छेद 13 का क्लास 1 संविधान, इस संविधान पूर्व की जो विधियां हैं वह जिस मात्रा तक हमारे मूल अधिकारों से असंगत है उस मात्रा तक वह होंगी। अब IAS में 4 ऑप्शन दिया था, वैध होंगी, अवैध होंगी, असंवैधानिक होंगी, शून्य इसलिए मैं बता रहा हूँ पहली वरीयता आपको वही देना है जो बेयर एक्ट में है। और चूंकि बेयर एक्ट में वर्ड या वाक्य या शून्य शब्द लिखा गया है अतः अवैध वर्ड न मान लीजिएगा। अगर आपका शून्य न रहे तब ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन शून्य रहेगा क्योंकि बेयर यानी कि इतना 3-4 उदाहरण इसलिए बताए गए अवैध से पहले कि ये छोटी छोटी गलतियां क्षम्य नहीं और आपका ये गलती आगे न दोहराई। ये क्षम्य नहीं गलतियां, ये अक्षम्य है। और ये माना जाता है कि जो भी लड़का ये पढ़ रहा है आपका कानून छोटी छोटी बातों का विचार रखता है ना, इसमें शक नहीं। अब आइए 43 देखा जाए, इलीगल या अवैध IPC की धारा। देखिए IPC की धारा जो 43 है अवैध या इलीगल शब्द को परिभाषित करती है, बहुत व्यापक अर्थ रखती है। पहला कि केवल अपराध को अवैध मानती है, कि सिविल मैटर को भी अवैध मानती है। तो आपका जवाब रहेगा इसका एरिया वाइड है और आपका क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों को इसमें समाहित किया गया। यानी कि कुछ सिविल मामले भी अवैध हैं और कुछ क्रिमिनल। अब आपका अवैध को शब्दों को तोड़िए। देखिए शब्द मैं तोड़ रहा हूँ। अवैध का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। जो ऑफेंस यानी कि जितने भी अपराध हैं, अभी हम तोड़ेंगे अपराध को, वो क्या है? जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो यानी कि जो कानून द्वारा प्रोहिबिटेड हो, अर्थात जिससे कानून ने जिस कार्य को करने से कानून ने क्या किया हो, रोका। और तीसरा जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करे, सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करे यानी कि अभी हम बताएंगे। अब देखिए ऑप्शन कहाँ गलती होती है, एक बार गलती इस पर आइए कहाँ होती है देखा जाए। अवैध का मतलब क्या? देखिए
देखिए गलत कहाँ लोग करते हैं। जो अपराध जो विधि द्वारा क्या हो वो भी एक प्रतिषिद्ध रोका गया हो। तीसरा दे देगा ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करे, वेश, आधार और उपयुक्त सब। तो बताइए इसमें क्या होगा, ऑप्शन में सही उपयुक्त सही। अब मॉडल देखिए लोग गलती कहाँ करके आते हैं, जो नहीं पढ़े रहते थोड़ा पढ़े उतना अंदर तक। अब एक दो और मॉडल बताया जाएगा। जो नहीं पढ़े रहते ये सोचते हैं कि ये आईपीसी है, इसमें सिविल मामला कहाँ से आ गया। तो पहला ऑप्शन मार दिया जाते हैं कि जो अपराध जितने हैं वही केवल क्या है, जबकि ये सत्य नहीं है। केवल अपराध को ही आईपीसी अवैध नहीं मानती। बेयर एक्ट देखेंगे तो दो बातें और भी लिखी गई। बात सतर्क रहिए, क्या मानना है, उपयुक्त सब। अर्थात आपका यूपी का मॉडल है, ये किस कहाँ आया है, ये यूपी आ चुका है। इसकी बात जो झारखंड ने मॉडल बनाया वो इसी में समाहित करना है। निम्नलिखित में से कौन अवैध नहीं है, और यहाँ दे दिया एक अनैतिक कार्य। अनैतिक कार्य यानी कि अब क्वेश्चन ये आया कि निम्नलिखित में से कौन अवैध नहीं माना जाए। चार ऑप्शन दिया, तो जितने ऑफेंस हैं आईपीसी उन्हें क्या मानती है, अवैध। जितने कार्यों को कानून ने करने से क्या किया है, रोक दिया है, वह भी अवैध। और ऐसा कार्य जो अभी बताएंगे हम तीनों, ये नहीं कि समाप्त हो गया, इतना आसान नहीं। 44 में भी समय लगता है। ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करेंगे और अनैतिक। तो बेयर एक्ट की भाषा में जो अनैतिक शब्द है इसे अवैध नहीं माना गया। यानी कि जिस जो कार्य अनैतिक है, क्या आईपीसी इसे कहीं भी आप क्या अनैतिक कार्य को अवैध माना गया है, नहीं। तो आपका यही अगर दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अवैध नहीं है, तो कौन सा कार्य अवैध नहीं है, ये अवैध नहीं है। तो अवैध कौन है, जो अपराध हो, जो विधि द्वारा क्या हो, प्रसिद्ध हो, और जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करे। अब आइए क्या करके देखा जो भाई पहला ऑप्शन चला जाए। जितने भी कार्य, जितनी भी ऑफेंस हैं आईपीसी उन सभी ऑफेंसों को, सभी अपराधों को इलीगल मानती है। अब आगे बढ़ा जाए। अभी हमने बताया अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है, आईपीसी में 40 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिभाषा अपराध की धारा 40 में दी गई है, जितने भी कार्य उस परिभाषा में आ जाते हैं वे सभी क्या माने जाएंगे आईपीसी में। तो अपराध में कौन कौन से अपराध शामिल हैं, अभी हमने बताया। जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो स्पेशल के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, उपयुक्त सभी। तो अपराध में कौन शामिल है, तो ये जितने ये कार्य हैं ये सब आईपीसी क्या मानते हैं, इलीगल यानी कि अवैध। पहला पॉइंट ये है अपराध। दूसरा देखिए, ऐसा कार्य जिसे करने से कानून ने रोक दिया है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कार्य जिसको करने से जो करना कानून द्वारा प्रोहिबिटेड है, अर्थात कानून द्वारा क्या लगा दी गई है। तो जब उदाहरण तो बताना ही पड़ेगा कि किन किन कार्यों पर कानून ने रोक लगा दी है, लेकिन वो अपराध नहीं है ना, अपराध नहीं है, लेकिन कानून ने उन
कार्यों को करने पर क्या लगा दिया है। सबसे अच्छा उदाहरण टीपीए का सेक्शन आपका 6 देख सकते हैं। टीपीए की धारा 6, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 6 कुछ अंतरणों पर रोक लगाती है और ये बता देती है कि इन संपत्तियों का अंतरण नहीं होगा। और आप 6 का उल्लंघन करके क्या करते हैं, अंतरण करते हैं। चूंकि टीपीए के तहत धारा 6 में ट्रांसफर पर रोक है, कानून द्वारा रोक है, और उस रोक को आप नहीं मानते, इसका मतलब हुआ कि आईपीसी की धारा 43 में आपने अवैध कार्य किया। आईपीसी के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, आपका और नहीं। टीपीए की कौन सी धारा का अच्छा उदाहरण हमने दिया, 6 का। आप अगला देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे। यानी कि ऐसा कार्य जिसके आधार पर कोई सिविल वाद या दीवानी वाद लाया जा सकता है, उन सभी कार्यों को आईपीसी अवैध मानती है। अब आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि जो ये इलीगल शब्द है, इसका दायरा सीमित है कि व्यापक है, नैरो है कि वाइड है। केवल अपराधों को ही नहीं समाहित करता, सिविल मामलों को अपने में क्या करता है, समाहित। अब तीसरा पॉइंट भाई समझना है, थोड़ा अच्छे समझिए, आसान नहीं है भाई नए लोगों के लिए, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रत्येक कार्य जिसके लिए सीपीसी की धारा 9 के तहत सूट ऑफ सिविल नेचर यानी कि दीवानी वाद लाया जा सकता है, वे सभी कार्य अवैध माने जाएं। तो कम से कम हम 2 उदाहरण बताएं भाई, उतना तो बताना संभव नहीं है। फिर एक बार देखिए, किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कौन सा मुकदमा दायर किया जा सकता है, सिविल मुकदमा। वो भी कार्य क्या मानती है आईपीसी, इलीगल, अवैध मानती है। तो 2 कार्य देखा है, यहाँ पे देखिए भाई 2 कार्य। ए ने बी से मैरिज का वादा किया और ए ने अपना वादा तोड़ दिया। तो बताइए क्या ए ने जो वादा तोड़ा है, ए का कार्य सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता है, भी क्या करेगी, जाएगी कोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा भंग के लिए क्या मांगेगी, प्रत्यर्थ मांगेगी। तो ये जो कार्य है ये शुद्ध रूप से आईपीसी 43 में क्या माना जाएगा, अवैध। यानी कि बस सेक्शन 9 एक और उदाहरण देखिए, एक पति है और भी पत्नी है और ए अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो क्या पत्नी को हक है कि नहीं कि वह सीपीसी की धारा 9 के तहत सूट ऑफ सिविल नेचर दीवानी प्रकृति का वाद दायर करके और मुआवजा पाले, हक है। यानी कि पति द्वारा भरण पोषण न किया जाना ये सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करता है। और आईपीसी 43 के ये विशेषता कहिए कि ऐसे कार्यों को भी आईपीसी क्या बनाती है, आपका अवैध मान लेती है। यानी कि अवैध शब्द में आपका बता दूं मैं, सिविल मामले भी आ गए, कौन से मामले, इसमें ये बताएगा कि कौन व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए वैध माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधिक कर्तव्य हो और उस कार्य को वह न करे तो वह कार्य अवैध। बस यही कहा गया। जैसे कि आपका जेलर का सबसे अच्छा उदाहरण कि जेलर का विधिक कर्तव्य है कि वह कैदी को भोजन दे, अर्थात वह कानून द्वारा
उस कार्य को करने के लिए आबद्ध है। उसके लिए आबद्ध माने बाध्य। और अगर वह कैदी को भोजन नहीं देता, इसका मतलब हुआ कि वह अवैध लोभ किया, क्योंकि उसका कैसा कर्तव्य था भोजन देना। एक आपका भिखारी वाला भी जोड़ सकते हैं कि एक के दरवाजे पर एक भिखारी आता है तो एक का विधि कर्तव्य नहीं है कि भीख दे। अगर वह भीख नहीं देता और भिखारी मर जाता है तो अवैध लोभ नहीं, इसे वैध लोभ कहा जाएगा और वैध लोभ अपराध नहीं माना जाएगा। अब आइए 44 से भी आपका क्वेश्चन बनता है भाई। आपका क्षति या इंजरी देखा जाए। जहाँ तक क्षति का प्रश्न है पहले बंटवारा कर लेना है। क्षति इस प्रकार लोभ दो प्रकार का होता था, एक अवैध और दूसरा वैध। वैध लोभ अपराध नहीं होता था और अवैध लोभ क्या माना जाता था अभी हमने बताया, अपराध। उसी प्रकार क्षति या इंजरी भी दो प्रकार की होती है, एक वैध क्षति होती है और एक आपका होती है अवैध। यानी कि क्षति यानी कि नुकसान पहुंचाना, तो एक नुकसान ऐसा पहुंचाया जाता है जो वैलिड हो और जिसे कानूनन क्षति नहीं माना जाता। यानी कि वैध क्षति को कानून क्षति नहीं मानता, लेकिन एक नुकसान, जैसे कि आप इधर जाएंगे जौनपुर साइड में तो नुकसान न करके नुकसान बोलेंगे, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान नहीं, मुस्कान नहीं, क्या बोलते हैं लोग, नुकसान हो गया। तो शब्द है अलग अलग। आपका नुकसान ना बोलकर हिंदी में बोलिएगा नुकसान, आपका हो गया। तो नुकसान हो रहा है भाई, या क्षति या हानि बोलनी है, इंजरी। अगर वैध क्षति है तो कोई अपराध नहीं, व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा, लेकिन अवैध क्षति को ही कानूनन क्षति माना जाए। अब ये है कि अवैध क्षति पहुंचाई जाती है तो किसको किसको क्षति पहुंच सकती है। तो आपका क्षति मतलब किसको नुकसान, किसको क्षति, तो यही बंटवारा कर लेना है। क्षति मतलब शरीर को क्षति, क्षति का मतलब कि संपत्ति को क्षति, क्षति का मतलब हुआ ख्याति को क्षति और क्षति का मतलब हुआ मन को क्षति। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्षति का मतलब क्या, शरीर को, ख्याति को, मन को, उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे आप, उपर्युक्त सभी। और आप जब भी ऑप्शन देखिए लंबा लंबा वाक्य रहे तो अवैध शब्द देखिए, पहला अवैध रूप से क्षति पहुंचाई गई हो, और जिस ऑप्शन में ये चारों शब्द रहे वही ऑप्शन को आपको क्या मारना है। अब आपका पहले पेयर तोड़ा जाए। एक वैध क्षति होती है वैलिड, जिसे कानून ऑफेंस नहीं मानता। यानी कि एक क्षति वैध होती है जिसे कानूनन अपराध नहीं माना गया है। अब ये पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछा गया, यहाँ सभी बता रहे हैं क्या पूछा गया था। वैध क्षति के उदाहरण 76 से लेकर IPC में 106 तक दिए गए। यानी कि जो IPC की धारा 76 से लेकर कहाँ तक है, 106 तक, यहाँ भी क्षति होती है, लेकिन क्षति करने वाला दंड का भागी नहीं, अर्थात वह बच जाता है। तो जहाँ क्षति व्यक्ति कार्य किया लेकिन सजा का प्रावधान न हो, वह क्षति हम क्या करेंगे, वैध। एक दो उदाहरण देखिए, दो उदाहरण बता रहे। एक आपका जल्लाद है और न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कैदी को फांसी पर लटकाकर उसकी जान ले लेता है। यहाँ भी जल्लाद ने कैदी को नुकसान पहुँचाया,
उसका जीवन ही समाप्त कर दिया। लेकिन कानून कहता है ये छत तो हुई, लेकिन ये छत कैसी है पर, और इसके लिए जल्लाद सजा का हकदार नहीं है। दूसरा उदाहरण आपका पागल का देख सकते हैं IPC 84 में। और तीसरा उदाहरण एक बता दिया जाए IPC की धारा 80 में पूछा भी गया था। डोरी इंटरटेक्स का सिद्धांत, अक्षम क्रिया का सिद्धांत इस धारा में है 80। अगर कोई शिशु 7 वर्ष से कम का हो, कोई अपराध करता है, यानी कि अपराध करके किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी नहीं होगा। यानी कि क्षत तो किया, नुकसान कारित किया, लेकिन कानूनन उसे क्या मिला है? बचाव मिला है। तो ऐसी क्षत को हम क्या कहते हैं? वैध क्षति। और वैध क्षति IPC के तहत क्षति नहीं मानी जाती। दूसरा देखिए अवैध क्षति। अवैध का मतलब कानून के विपरीत जाकर नुकसान करना। अवैध क्षति को ही धारा 44 IPC में क्षति माना गया। तो अवैध क्षति पहुंचाई जाएगी तो किसको किसको पहुंचाई जाएगी? आपका शरीर को। तो शरीर को क्षत पहुंचाने वाले अपराध याद रखें अध्याय 16 में दिए गए हैं और 299 से लेकर 377 तक। यानी कि शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध IPC के चैप्टर 16 में दिए गए हैं। और आपका धारा 299 से लेकर 377 ये जो ऑफेंस है ये किस पर प्रभाव डालते हैं? किसको क्षत पहुंचाते हैं? शरीर। आइए संपत्ति को नुकसान देखा जाए। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, एक चैप्टर आगे बढ़ जाइए। कौन सा चैप्टर? 17 और सेक्शन 378 से लेकर 462 यानी कि धारा 378 से लेकर 462 तक में संपत्ति को नुकसान की बात की गई है। तो ये अध्याय 17 में ख्याति को क्षति, ख्याति यानी कि मान सम्मान को क्षति, तो मान सम्मान के लिए धारा 499 से लेकर 502 बनी है। कौन सी धारा? मानहानि 499 से लेकर कहाँ तक? 502। और इंटरव्यू में पूछा जाता मन को क्षति, इसी पर अटैक ज्यादा करना है। क्या मन को भी नुकसान पहुंचता है? तो आपका जवाब रहेगा मन को भी नुकसान पहुंचता है। यही इंटरव्यू में पूछा गया कि मन को क्षति के कुछ उदाहरण बताइए। लिख लीजिए अलग से भाई। पहला उदाहरण मन को क्षति का। ख्याति को आए तो आप मान मानिए, आपका मन ही ज्यादा पूछा जाता है। लिखिए मन को क्षति। पहला लिखिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये जो अपराध हैं ये न तो शरीर पर प्रभाव डालते हैं, न संपत्ति पर डालते हैं, न ख्याति पर डालते हैं, बल्कि व्यक्ति की जो अंदर की भावना है मन की उसी पर प्रभाव डालते हैं। ये जो धार्मिक आपका कह सकते हैं कि कार्य है या धर्म संबंधी बातें हैं, वर्तमान समय में सबसे खतरनाक काम कर रही है। धर्म के आधार पर तमाम लोगों का ब्रेनवाश भी किया जा रहा है और नियम भी यही है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन ऐसा कुछ कार्य न करिए, ऐसा न बोलिए जिससे कि दूसरे की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचे। और विश्व में यही कार्य नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका तमाम कह सकते हैं उपद्रव, हत्या, तमाम चीजें हो रही हैं। अभी आपका फ्रांस का मामला आया
जहाँ की मोहम्मद पैगंबर साहब का कार्टून एक विद्यालय में एक शिक्षक ने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया और हुआ हंगामा। और आपका तो धर्म के जो कट्टर मानने वाले हैं उस शिक्षक की क्या कर दी हत्या। यानी कि अभी आज फ्रांस में एक बार और हुआ था भाई, आपका चार्ली नामक संस्था जो कार्टून पत्रिका में था। अरे भाई जब वहाँ मना है तो आप अपने धर्म का पालन करिए, दूसरे के धर्म का भी क्या करिए, थोड़ा सम्मान। नहीं करेंगे तो समाज कहाँ रह पाएगा भाई, नहीं करेंगे तो समाज कहाँ चल पाएगा। ये तो है नहीं कि कई धर्म के केवल लोग हैं तो आपका धार्मिक जो भावनाएं सबसे खतरनाक होती है भाई, ये बताने का मतलब है। आपका दूसरा जो मन पर प्रभाव डालने वाला अपराध है अश्लीलता, यानी कि 292 वाला। अश्लीलता जो होती है वह मन पर प्रभाव डालती है, शरीर और ख्याति और संपत्ति पर नहीं। अश्लीलता आईपीसी की धारा 292 अश्लीलता किस पर प्रभाव डालती है, मन पर। तीसरा उदाहरण लिखिए, विवाह संबंधी अपराध। ये जो विवाह की मन की भावनाएं हैं उसको क्षति पहुंचाती हैं। 493 से लेकर 498 धारा करते रहे। ये सारा धार्मिक वाला लिखवाना भी लिखवा देते हैं। ये तो लिख लेना अश्लीलता 292 और 293 सेक्शन। विवाह संपर्क भाव डालने वाले अपराध को 493 से लेकर 498। तीसरा आपका हो गया ये आपराधिक अभित्रास, धमकी देना, ये भी मन पर ही प्रभाव डालते हैं, मन पर भी। यानी कि मन में डर बैठ जाता है कि अब तो हमें क्या करेगा ये। 500 लिख लीजिए, 503, 3, 4, 5, 6 तमाम धारा है, लेकिन मुख्य रूप से आपराधिक अभित्रास 503 में परिभाषित है, इसलिए 503 लिखवाई जा रही है। एक आपका बचा है धार्मिक जो धर्म संबंधी अपराध है, इसको अलग दिया गया है अध्याय 15। लिखिए पहला वाला लिख लीजिए भाई, धारा छूटा अध्याय 15 धर्म संबंधी अपराध आईपीसी में लिखवाया जा रहा है। ये आपका 294 पंचांगिक के 295 से लेकर 298। 2 आईपीसी की धारा 295 से लेकर 298, यानी कि 4 उदाहरण हमने बताया जो किस पर इफेक्ट डालते हैं व्यक्ति के मन पर, शरीर पर नहीं, संपत्ति भी नहीं गया, ख्याति भी नहीं गई, मन की जो भावनाएं हैं वह क्या हुई। अगला देखिए भाई 44 के बाद आपका आता है 45 में जीवन परिभाषित है। बेटा एक लाइन की धारा है। जीवन का मतलब, लाइफ का मतलब किसका लाइफ, तो माने लाइफ का मतलब मानव का लाइफ, यानी कि जीवन का मतलब किसका जीवन, जब तक कि विपरीत आशय प्रतीत न हो। जीवन का मतलब किसका जीवन, मानव का। 46 में मृत्यु है, तो मृत्यु मतलब किसकी मृत्यु, जानवर की, घोड़ा का, कि गाय भैंस मर गया, कि मानव मरा, मानव। मृत्यु मतलब किसकी मृत्यु, मानव। आगे आइए 46 में मृत्यु हो गया। 47 में जीव जंतु है। जीव जंतु का मतलब हुआ मानव से भिन्न जीवधारी, यानी कि मानव से जितने भिन्न जीवधारी हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस पक्षी हो, सब क्या कहलाएंगे, जीव जंतु कहलाएंगे। इसके बाद 48 आ गया। 48 में जलयान परिभाषित है। जलयान का मतलब कि जो जल में चले, या तो मानव को ले जाए या संपत्ति को। भाई जल में या तो दो ही तो काम करेगा, या तो मानव को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएगा, या किसको,
संपर्क तो हवा में नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा? जल। ये भी आपका। इसके बाद धारा 49 वर्ष मास। तो वर्ष मास की जो परिभाषा दी गई है ईयर और मंथ। जो ईयर और मंथ की गणना भारत में आईटीसी के तहत की जाएगी वह ब्रिटिश कैलेंडर के आधार पर की जाएगी। और ब्रिटिश कैलेंडर को कहते क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसको लिख लीजिए भाई, नोट्स में होगा। वर्ष मास की जो गणना आईटीसी के तहत दंड इत्यादि में की जाएगी वह हिजरी संवत विक्रम संवत के आधार पर नहीं बल्कि किस आधार पर की जाएगी? अंग्रेजी कैलेंडर। तो अंग्रेजी कैलेंडर को कहते क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन लिखना चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, कम चांस रहता है जैसे क्वेश्चन बनने का, बस एक टाइम बता देना है। इसके बाद धारा 50। धारा 50 में धारा को ही परिभाषित किया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है। धारा 50 में धारा को परिभाषित किया गया है, सेक्शन को परिभाषित किया गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 3 में अनुच्छेद को परिभाषित किया गया है। इसको लिख लीजिए, एक साथ पढ़ना है। संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लास 3 में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद को परिभाषित किया गया। एक साथ पढ़ना है। देखिए आपका पूछा क्या जाता है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल और सेक्शन यानी कि धारा, अंतर क्या? देखिए दोनों में सामान्यतः कोई अंतर नहीं। अच्छे समझिए तब एक अंतर बताया जाएगा। दोनों में सामान्यतः कोई अंतर नहीं, ये पहला नियम याद रखना। दोनों का उद्देश्य यही है कि प्रावधानों को अलग अलग क्रमवाइज दिखाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीरियल नंबर न रहता तो ऐसी दशा में हर एक चीज पैराग्राफ चेंज करके लिखनी पड़ती और पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ना पड़ता, सेकंड पढ़ना पड़ता। इससे अच्छा ये है कि सीरियल नंबर दे दिया जाए। अभी आप ये कहेंगे कि ठीक है सीरियल नंबर दिया गया है तो क्यों आईटीसी में सेक्शन कहा जाता है और संविधान में अनुच्छेद कहा जाता है? ये भी सच्चाई है भाई। तो क्या संविधान में हम क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं धारा बोल रहे हैं? तो फिर एक बात याद रखिए, जनरली सेक्शन और आर्टिकल दोनों का काम ही ये है कि प्रावधानों को क्रमवाइज अलग अलग दर्शाए। लेकिन ये माना जाता है कि अनुच्छेद उस कानून में प्रयोग किया जाता है जो किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है और सेक्शन उस कानून में प्रयोग होता है जो सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ कानून होते हैं। लिख लीजिए, अनुच्छेद उन कानूनों में प्रयोग की अलग से अंतर कम से कम लिखिए। अनुच्छेद उस कानून में प्रयोग किया जाता है जो किसी देश के सर्वोच्च कानून होते हैं। अनुच्छेद उस कानून में प्रयोग किया जाता है जो किसी देश के सर्वोच्च कानून होते हैं, जबकि धारा अधीनस्थ कानूनों में प्रयोग की जाती है। जबकि धारा अधीनस्थ कानूनों में प्रयोग की जाती है। ये पहला है, बताइए। दूसरा अंतर आपको ये बताना है
कि अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक होता है और धारा अधीनस्थता का। लिख लीजिए भाई, अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक होता है और धारा अधीनस्थता का। सेक्शन अधीनस्थता का यानी कि अनुच्छेद सर्वोच्चता का प्रतीक है और धारा किसकी प्रतीक मानी जाती है? अधीनस्थता की। ये याद रखना है। तीसरा नियम जो आपको याद रखना है, जो अनुच्छेद में बातें कही जाती हैं उन बातों का उल्लंघन सेक्शन की बातें नहीं कर सकती। तो लिखवा दिया गया कि अनुच्छेद क्या होता है? सर्वोच्च और धारा तो अंतर पर्याप्त है। तीसरा आपसे पूछे तो परिभाषा से बताइए कि अनुच्छेद की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लास 3 में दी गई है। ये लिखवा जाता। जबकि धारा की परिभाषा आईपीसी की धारा में दी गई है 50। ये 3 अंतर अगर बता दिए पर्याप्त है। समांतर लेकिन अंतर है, हम अलग से निकाले अंतर। इसके बाद 51 आ जाइए, ओथ या शपथ। धारा 50 अभी तो पढ़ाई जा रहा था आईपीसी में, वही चल रहे थे। धारा 50 ही तो चल रहा है, रिपीट कराइए भाई आपको। धारा 50 से ही पढ़ाया जा रहा था, कोड गेट करके बस पढ़ाया गया संविधान से। इसके बाद 51 आ जाइए, ओथ को परिभाषित किया गया है, शपथ को परिभाषित किया गया है। या कसम खाना, वादा करना, कसम खाना, जैसे कि तमाम लोग कसम खाते हैं कि मैं इस बार यूपी एपीओ में टॉप कर लूँगा, मैं कसम खाता। भाई कसम वसम ना खाइए, पढ़िए। कसम खाने से व्यक्ति टॉप नहीं करता, पढ़ने से टॉप करेगा। कसम खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कई लोग कसम खाते हैं, तमाम कसम खाते हैं, जैसे कि हमारे मैंने मोदी जी भी अपने सोशल मीडिया पर बताएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। हमारे मोदी जी भी कसम खाए हैं कि जब तक बिहार फतह नहीं कर लेंगे एमपी, तब तक हम क्या नहीं बनवाएंगे? तब हो सकता है कि भाई आपका दाढ़ी बने, आपका कब, आपका दिसंबर में। जब तक हम टापी नहीं बांट देंगे बच्चों को, तब तक हम दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। तो ये सब कसम खाया जाता है। तो यहाँ भी कसम शपथ दिया गया, शपथ खाने की प्रतिज्ञा करना कि मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, भले झूठ बोले। तो झूठ बोले कौवा काटे तो 2-4 आपका क्रोध को कटवा दिया जाए और 2-4 धारा रखवा दिया जाए। मिथ्या साक्ष्य देना दंडनीय है, आपका 191 में परिभाषित है। IPC से जोड़ी। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना 192 और मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने के लिए दंड 193। तो कम से कम 3-4 इधर 5-6 धाराएं याद करनी है। यानी कि जैसे गवाह कसम खाता है, आगे देखिए भाई, कि मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा। देखिए थोड़ा बहुत व्यापक कर दिया जो बहुत सार्थक जा रहा है। देखिए जब भी कोई गवाह न्यायालय में आता है तो सबसे पहले किस पक्षकार ने बुलाया है ये लिखा जाता है, क्योंकि परीक्षा का क्रम भी निर्धारित उसी से होगा। उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बारे में एज लिखी जाएगी, इसके बाद धर्म लिखा, पिता का नाम इत्यादि पता, उसके बाद धर्म भी लिखा जाता है। धर्म इसलिए लिखा जाता है कि उसके धर्म के अनुसार उसको ओथ या शपथ दिलवाई जाएगी। हिंदू है तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाए, मुस्लिम है तो कुरान पर, और ईसाई है तो बाइबल। ये कसम खाया जाता है। अब जैसे कि सलमान खान का मामला है तो कहे कि हम भारतीय हैं, तो न्यायालय ने कहा कि हम आपकी बातों का भाई सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो ये प्रक्रिया है कानूनी, क्या करना पड़ेगा?
आपका वहाँ राजस्थान में मामला चल रहा था, आया था 500 क्वेश्चन जज ने पूछा उनसे, 500। तो न्यायाधीश प्रश्न पूछ सकता है अभी से 313 46, तो उतना नहीं जाता है। अभी आपका आगे बढ़ा जाए। अब ये है कि अगर कसम खाकर आप झूठ बोलते हैं तो बहुत खतरा रहता है, और मिथ्या साक्ष्य देने उसके लिए क्या हो जाएंगे, दंडनीय। तो कम से कम एक झूठ उदाहरण से बोलवा दिया जाए और आपका एक धारा तो बता दिया जाए। आईपीसी की कौन सी धारा हम उठाते हैं, देख नंबर लोग कूद रहे हैं, तो कम से कम एक उदाहरण दे दिया जाए 2 मिनट में। 194 पर हम बताते हैं एक उदाहरण, ज्यादा नहीं, शपथ या कसम से। देखिए आपका 2 सम्मानित व्यक्ति थे, एक धन्ना सेठ के पास पहुंचते हैं, उसके यहाँ आओ भगत होती है धन्ना सेठ के पास। फिर आपका कर सकते हैं कि वे आपका जाते हैं, उसका इस समय फार्म हाउस है, उस समय तो भाई बागीचा था, इस समय आधुनिक समय में लोग क्या बनवाते हैं और बड़े बड़े प्लाट। फार्म हाउस आपका जाते हैं और फार्म हाउस में ये देखते हैं कि उसकी पत्नी स्नान कर रही होती है आपका टब में टब नहीं भाई, उसको टब होगा, यानी कि आपका तालाब भी बना दिया है, स्विमिंग पूल बना दिया है, सही रहेगा। स्विमिंग पूल में तो दोनों उस पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ रिलेशन बनाइए, नहीं तो मैं एडल्ट्री का आरोप आप पर लगाऊंगा और राजा के पास शिकायत करूंगा कि ये पर पुरुष गमन स्त्री है, यानी कि पर पुरुष के साथ हमने इसको देखा। भले आज अपराध से दीपक मिश्रा जी ने बाहर कर दिया हो जनता को, प्राचीन काल में फांसी की सजा, ऐसी स्त्री को क्या किया जा सकता? 497 आईपीसी जोसेफ साइन वर्सेस भारत। अब तो मैं अपराध से कहाँ चला गया, बाहर हो गया वो सारा। तत्पश्चात दोनों एल्डर राजा के पास जाते हैं और राजा से शिकायत करते हैं कि इन्होंने हमने अपनी आंखों से ये घटना देखी। शपथ लेकर कसम खाकर यानी कि गवाही देते हैं और उस स्त्री को आपका पर पुरुष गमन स्त्री मानकर यानी कि जानकर वाली स्त्री मानकर यानी कि एडल्ट्री के अपराध के लिए उस स्त्री को क्या किया गया, दंड और मृत दंड राजा देते हैं। तत्पश्चात आपका जल्लाद ले जाता है काटने, तब तक हमारे मिश्रा जी जैसे वकील साहब पहुंच जाते हैं, एकदम हुबहू मिश्रा जी जैसे ऐसे ही बोलते हैं, रुको कहाँ स्त्री को ले जा रहे हो, रुको क्या अपराध की है स्त्री ने। तब तक आपका जल्लाद थोड़ा डर जाता है और ये कहता है कि ये स्त्री पर पुरुष गमन स्त्री है, इसको राजा ने क्या दिया है, मृत्यु। तो भाई आपका ये होता है कि चलो राजा के पास मैं फिर से एक बार गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, यानी कि जिरा या व्रत परीक्षा। फिर आपका वकील साहब यानी कि देवदूत कहे जाते हैं आते हैं। गवाहों का नियम ये है कि एक करके बुलाया जाता है। एक गवाह एक सम्मानित व्यक्ति जो था जो अपनी आंखों से देखते थे, एक आया दूसरा बाहर आया। तो आपका पूछे वकील साहब कि बताओ कैसे घटना देखे, तो भाई पेड़ पर चढ़ता। तो पूछा कि कौन सा पेड़ था, आम का, तो हुआ कि जाइए। फिर दूसरे को बुलाया गया गवाह को, कैसे देखे, पेड़ पर, कौन सा पेड़ था, इमली का, यानी कि एक ही पेड़ पर दोनों चढ़े और एक गवाह आम बता रहा है और दूसरा क्या, इमली, यानी कि ये गवाह झूठे निकले। शपथ लेकर क्या किए हैं, यानी कि झूठी गवाही दिए हैं। वो आपका गवाहों को मृत्यु दंड दिया गया और औरत को बाइज्जत क्या कर दिया गया। अब हल्का सा भारत में आपको अंतर देखना है। भारतीय कानून धारा 194 हल्का सा अंतर है। 194 ये बताती है कि अगर उस महिला को फांसी पर लटका दिया जाता तो ये जो दोनों गवाह झूठ बोले थे इनको भी अधिकतम मृत्यु दंड दिया जाता।
लेकिन चूंकि इस उदाहरण में महिला क्या हो गई है, बच गई, अतः गवाहों को मृत्युदंड तो नहीं, आजीवन कारावास इत्यादि दिया जा सकता है, फांसी की सजा नहीं। भारत में हल्का सा हमने क्या किया, जो कौन सी धारा में 114 सफर का ये होता है। इसके बाद आ जाइए 51 के बाद 52 जी को पूछी जाती है, तो धाराओं में यूज होगा गुड फेथ या सद्भावना या बोना फाइड। गुड फेथ या सद्भावना इसको बोना फाइड कहते हैं। अच्छे से इसको क्या रखिएगा, बहतरीन में पूछा जाता है। गुड फेथ या सद्भावना हिंदी में या इंग्लिश में एक और शब्द है बोना फाइड, यानी कि दो तरह से कार्य हो सकता है। देखिए ध्यान से, एक सद्भावना में और दूसरा दुर्भावना में। अगर कार्य सद्भावना में है तो अभी बचाव का हकदार होगा, और सद्भावना में नहीं है आपका बचाव का हकदार। सद्भावना डॉक्टर का देखिए एक ऑपरेशन का बैरन बताते हैं। एक डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन किया और मरीज मर गया। घर वालों ने कहा कि इन्होंने सद्भावना में कार्य नहीं किया, उपेक्षा बरती, और डॉक्टर कह रहा है कि मैंने गुड फेथ में कार्य किया। अगर डॉक्टर साबित कर दे कि मैंने सद्भावना में कार्य किया है तो दंड का भागी नहीं होगा। तो आखिर सद्भावना का मतलब क्या हुआ? तो जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने में आपका वह कार्य ध्यान देकर कर रहा है, माने ध्यान से, या उचित सतर्कता और सावधानी से, यानी कि उस कार्य को करने में जितनी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, व्यक्ति ने उतनी सतर्कता और सावधानी बरती, फिर भी आपका गलती हो गई, फिर भी दूसरे व्यक्ति को क्षति हो गई, तो जो कार्य किया है वह दंड का भागी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने कैसे कार्य किया है, सद्भावना। तमाम केस आपका पूछा जाता है। सुकरू का विराट का केस पूछा जाता है। ऑपरेशन कर रहा था तो नए चाकू से करता, जंग लगे चाकू से क्या कर दिया, ऑपरेशन। तो बताइए सद्भावना में कार्य किया कि उपेक्षा करता? और यही नया चाकू रहता, चमचमाता होगा या ब्लेड रहता तो क्या होगा, सद्भावना में। तो आगे तो हमेशा चलता रहेगा सद्भावना दुर्भावना सद्भावना, भाई सद्भावना हमेशा चलता रहेगा। और 76 से लेकर और 106 तक जो धाराएं हैं, हर एक धारा में लगभग कौन शब्द आएगा, सद्भावना। और उसका अर्थ हम कहाँ से निकालेंगे, धारा 50। लास्ट धारा आ जाइए 52A। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता, पिछली बार एपीओ में बना था 2015 वाले। हार्बर या संश्रय, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हार्बर या संश्रय को या आश्रय को, आश्रय को कहाँ परिभाषित किया गया? तो हार्बर या आश्रय या संश्रय को 52A में परिभाषित किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धारा 52A कब जोड़ी गई? ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिए, में भी एक बार बन चुका है। धारा 52A कब जोड़ी गई? तो 1942 ईस्वी में 1942 या सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके पहले, यानी कि 1942 से पहले संश्रय या आश्रय को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया? तो देखिए 1942 के पूर्व संश्रय को धारा 216B
कैपिटल भी लिखिएगा, हिंदी में लिखना है तो धारा 216 बी में परिभाषित किया गया था। लिखिएगा हिंदी में, और इंग्लिश में लिखना है तो कैपिटल बी नई धारा। कौन सी धारा? 216 बी। इसके बाद आपका राजस्थान का क्वेश्चन है कि संश्रय देना दंडनीय है। अपराध के पूर्व संश्रय देना, अपराध के बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। लिखिएगा अपराध के पूर्व एवं अपराध के पश्चात, अपराध के पूर्व एवं अपराध के पश्चात संश्रय देना दंडनीय है। अब संश्रय का मतलब होता क्या है ये समझिए। देखिए दोनों स्थितियां बता दिया जाए। मान लीजिए 10 लोग होटल में आए और होटल में कमरा है। अगर होटल वाला जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि ये लोग जाकर रात में डकैती करेंगे, तो होटल वाले का कर्तव्य है कि अपने यहाँ कमरा और कमरा दे देता है। तो बताइए अपराध के पहले आश्रय दिया कि बाद में? पहले, बाद में। अभी अपराध यही बताना मैं चाहता था कि एक उदाहरण अपराध के दूसरे बताया जाए और एक उदाहरण इसका। फिर एक सो देखिए, एक होटल वाला है, 10 लोग आते हैं और कमरा मांगते हैं कि होटल में रूम दे दीजिए। होटल वाला होटल में रूम दे देता है। अब ये देखिए नॉलेज पर ही आधारित है। अगर होटल वाला ये जानता है कि ये अपराध डकैती का करेंगे, का करेंगे और फिर भी रूम दे दिया, तो होटल वाला अपराधियों के संश्रय देने के लिए क्या होगा? लुटेरों को डकैती। और यदि होटल वाला नहीं जानता तो वह सजा का हकदार नहीं। ये पहला नियम है। ये अपराध के पहले दिया गया है हार्बर या संश्रय या आश्रय की बाद में पहले। ये हो गया। दूसरा अपराध के बाद देखा जाए 5-6 लुटेरे डकैती किए। डकैती करके एक होटल में पहुंचे। होटल वाला जानता है कि ये डकैती करके आए हैं और फिर भी नाश्ता, पानी, भोजन, पेय पदार्थ, वाहन, साधन, मोबाइल, कमरा सब आश्रय में शामिल है, संश्रय में उपलब्ध कराता है। तो होटल वाला दंड का क्या होगा? भागी। तो अपराध के बाद संश्रय दिया कि पहले? बाद। तो संश्रय दंड नहीं है। अपराध करने के पूर्व देना, अपराध करने के बाद देना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? संश्रय का मतलब हुआ सुविधा उपलब्ध कराना भाई। पेय पदार्थ भी देना, अपने घर में रख लेना, वो पानी का बोतल देना, भोजन देना, वाहन उपलब्ध कराना, क्या अभी क्या क्या बताया। लेकिन जो पूछा जाता है वही दिमाग में रखते रखना। ये सब तो फालतू बातें हैं। अरे फालतू बातें मतलब एक बात इसमें कि पहले बात जो कंपटीशन में आता है उसको अब ध्यान में रखिए। कौन एक दूसरे को हार्बर इंग्लिश में कहते हैं या संश्रय या आश्रय देने के लिए दंडित नहीं। तो कानून एक लोगों को बचाव देता है। पति पत्नी, अगर पति अपराध करके आया और पत्नी ने शरण दे दिया तो पत्नी दंडित नहीं होगी। और पत्नी फूलन देवी बन गई और अपराध करने आई और पति ने क्या दे दिया? संश्रय, तो पति भी दंडित नहीं। अब पूछ देगा पिताजी संश्रय दे दिए, दंडित होंगे कि नहीं होंगे? माताजी दे दी, दंडित होंगी। और लास्ट में जो सबसे इस समय है 1 नंबर पर कौन दे दिया? मिश्रा जी भी बता दिया भाई। साली ने संश्रय दे दिया। तो अगर साली ने संश्रय दे दिया तो क्या साली दंड की भागी होगी कि नहीं होगी?
बस एक को बचा है, किसको? पति अगर पत्नी को दे और पत्नी किसको दे? पति को, तो ये हार्बर के लिए, संश्रय के लिए ये लोग दंड के भागी हैं। पारिवारिक सुख शांति क्या हो जाता रहे, इसलिए हमें लगता है कि अंग्रेजों ने यह नियम बनाया। और पति पत्नी जैसे ही सब साली न मार दीजिएगा, कई लोग आपका सड़वाइन भी मार देते हैं। ना तो सड़वाइन मारना है, ना साली मारना है, और ना पिता मारना है, ना ससुर मारना है, ना सास मारना है। बस एक पति किसको दे? पत्नी को, और पत्नी किसको दे? पति को, तभी बचाव मिलेगा। अगला आपका हार्बर में आपका कह सकते हैं कि ये आपका बताया गया संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है उसमें 20 उससे एक अपराधी हो, 20 अपराधी हो, पत्नी भी एक हो, 4 हो। हाँ, यह कि आपका है ना ये भी समस्या है। एक और तो रिलेशन लाइफ में पत्नी पर आए तो बता दिया जाए। पारिवारिक सुख शांति बनी रहे, इसके लिए कानून में तमाम प्रावधान किए और वह एविडेंस में पूछा जाता है। 120 पति और पत्नी सिविल और क्रिमिनलवाद में सक्षम साथी। कौन कौन? पति भी और पत्नी, एक दूसरे के फेवर में भी और एक दूसरे के विरुद्ध। क्या पूछा गया था? इतना घुमा दिया था कि जो नहीं जानता है वो कंफ्यूज हो जाए। तो घुमा जाकर देखिएगा बिहार पति होगा पत्नी होगी, दोनों होंगे, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी के पक्ष में भी सक्षम साक्षी और पत्नी के विरोध, और पत्नी पति के पक्ष में भी और पति के विरोध। क्या होंगी? कॉम्पिटेंट विटनेस एविडेंस की कौन सी धारा? 122 कुछ हद तक 120 को कंट्रोल करती है। 120 की पूर्ण धारा एविडेंस की कौन है? 122। जब भी एविडेंस की धारा 120 पढ़िए, तुरंत 122 देखना है। अगर विवाह के दौरान पति ने पत्नी को कुछ जानकारी दी या पत्नी ने पति को दी, तो जानकारी कोर्ट में ओपन होगी कि नहीं। आइए उदाहरण देखा जाए, खतरनाक है। अच्छा, ये पति है, भी पत्नी है, और ये मर्डर करके आता है, अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने ही क्या किया है। क्या पत्नी को गवाह के रूप में बुलाकर पूछा जा सकता है कि आपके पति ने क्या कहा? नहीं, ये संभव नहीं है। कौन सी धारा इनको बचाव देती है? 122। दूसरा उदाहरण हल्का सा चेंज करिए। एक मर्डर करके आया, खून सने कपड़े खोल कर रखा और स्नान किया, अपनी पत्नी के पास आया और कहा कि आज मैंने रोज का झगड़ा मिटा दिया हूँ। इसमें दो को अलग अलग कर लीजिए। एक पति का आचरण कि खून सने कपड़े थे, वह आया खोला, ये संसूचना नहीं है। ये पति का क्या है? आचरण, ये सुसंगत होगा, पत्नी कह सकती है। लेकिन जो पत्नी को पति ने बताया कि मैं ही मारा हूँ या आज झगड़ा पूरा मिटा दिया, ये ओके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पारिवारिक सुख शांति से क्या होगी? दिक्कत। और विवाह के विघटन के बाद भी नहीं होगा ओपन, और दोनों पक्षकार मर गए तब भी नहीं, वो तो अपवाद अलग बात है। यानी कि कुल मिलाकर ये संसूचना केवल विवाह कायम रहने तक नहीं, बल्कि विवाह के विघटन के बाद भी क्या रहेगी? संरक्षित। और केस याद रखिए, MC वर्गीज नहीं है ना, वर्गीज है ना, MC है ना, MC वर्गीज का केस वर्सेस TJ पोन्नान, MC वर्गीज वर्सेस TJ पोन्नान। MC वर्गीज का केस है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका कम से कम अध्याय 2 आज के दिया गया। अब अध्याय 3 चलेगा। आपका कल लास्ट क्लास रहेगा, फिर आपका शाम वाला बैच 17 से चलेगा।
नंबर छुट्टी नहीं दिया जा सकता। यानी कि 12 तारीख से 16 तारीख तक क्लास आप रहेगा और नहीं, संविधान अब 17 चलेगा, संविधान आपका 17 चलेगा। कल IPC पूरा चलेगी भाई दोनों की, ताकि कुछ धाराएं और खींच जाए। तो कैंपर का धीरे धीरे दबाव बन रहा है, बिहार को पहले अच्छे से निपटा दिया जाए।